अब तक हम पढ़ चुके हैं जेन एक नन्हा बालक है जिसे संगीत के प्रति काफ़ी रुचि है। तो इस संगीत को सुनने के लिए वह दूर दूर तक चला जाता था, जंगलों में भटक जाता था, यहाँ तक कि वह रात को 12 बजे भी वह शराब खाने तक पहुँच जाता था, सिर्फ संगीत को सुनने के लिए, वायलिन की जो आवाज़ है, धुन को सुनने के लिए। शराब खाने के बाहर वह चुपचाप चुपके से बैठा रहता था और वहाँ पे जो नृत्य होता था उसके ताल को वह सुना करता था। वह वहाँ तब तक बैठा रहता था जब तक चौकीदार उसे आवाज़ नहीं देता था। चौकीदार के डांटने पर या उसकी आवाज़ पर सुनने पर वह तब वापस घर लौट आता था। उसके आगे हम पढ़ेंगे, देखो। तब वह नन्हा सा बालक नंगे पांव रात के अंधेरे में भागते हुए कुटिया की ओर जाता, पर वायलिन के स्वर देर तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। वह वहां से शराब खाने से लौट तो आता था, मगर शराब खाने के बाहर बैठा रहता था, चुपके से क्या करता था, संगीत को सुनता था। पर उसके कानों में घर लौटने के बाद भी वायलिन का जो धुन है वह उसके कानों में गूंजता रहता था। जब फसल कटने या शादी ब्याह के मौके पर बाजे पर सारंगी बजती तो उसे खूब आनंद आता था। देखो, मैंने कहा था बच्चे को संगीत के प्रति काफ़ी लगाव था। तो जब शादी का मौका होता है तो बाजे बजते हैं, तो उस बाजे में वह एकदम मग्न हो जाता है, उसमें उसे खूब आनंद आता था। ऐसे वक्त वह सिगड़ी के पीछे दुबक कर बैठ जाता और कई कई दिनों तक एक लफ्ज़ तक नहीं बोलता। दमकती आंखें सामने की ओर यूं टिकी रहती जैसे रात के वक्त बिल्ली की आंखें दिखती हो। आखिरकार उसने काठ के फसल से अपने लिए एक सारंगी बना ही डाली। आखिरकार उसने क्या कर डाली, एक सारंगी बना डाली। लकड़ी का तख्ता लिया और उस काठ के टुकड़े में उसमें घोड़े के बाल से उसने सितार का बनाया, तार बनाया और सारंगी बना डाली। घोड़े के बाल का तार के रूप में इस्तेमाल किया, पर उसके स्वर खाने में बजने वाले वायलिन जैसे मधुर नहीं थे। तारों से बेहद महीन स्वर निकलना मानो मक्खियाँ कीड़े मकोड़े भिन भिन कर रहे हों। फिर भी सुबह से देर तक वह उसे बजाता रहा। सुबह से देर तक वह बजाता रहता था। उसमें से आवाज़ ऐसी कुछ खास नहीं आती थी, मानो कोई मक्खियाँ भिन भिना रही हो, पर फिर भी उसमें उसे काफ़ी आनंद आता था। हालांकि उसे अपनी इस लत के लिए बहुत मार खानी पड़ती थी, पर यह सब छोड़ना उसके बस का नहीं था। पर वह वहाँ से निकल नहीं पाता था, यह उसकी फितरत में था। बालक दिनों दिन कमज़ोर और दुर्बल होता जा रहा था। धीरे धीरे बालक कमज़ोर होते जा रहा था, दुर्बल होते जा रहा था, और बालों का गुच्छा पहले से घना। बच्चा बड़ा तो हो रहा था, मगर दुर्बल भी होते जा रहा था। आंखें हर वक्त चौकन्नी और आंसुओं से भरी रहती, छाती और गाल धंसते जा रहे थे। वह कभी भी आम बच्चों की तरह तंदुरुस्त नहीं हो पाया। उसका वही हाल था जो उस बेचारी गरीब सारंगी का था। मतलब जिस प्रकार सारंगी से आवाज़ नहीं निकलती थी, धुन नहीं निकलती थी, वैसा ही हालत उसकी थी, जो मुश्किल से ही बच पाती थी। फसलों की कटाई के वक्त तो वह लगभग फाके ही करता था, क्योंकि ऐसे वक्त वह महज कच्चे शलजम खाकर जीवित रहता था। तो फसल कटाई के वक्त क्या खाकर वह जीवित रहता था? शलजम यानी टर्निप को कहते हैं, ठीक है। शलजम खाकर जीवित रहता था। उसकी एक ही चाहत थी कि किसी तरह एक वायलिन उसे मिल जाए। उसकी चाहत क्या थी भाई? किसी प्रकार एक ठो वायलिन मिल जाए तो बस उसका सब कुछ, उसका जो विश है वह पूरा हो जाएगा, उसकी कामना। मगर अफसोस, उसकी इस चाहत ने उसे बदनसीब की जान ले ली। मगर उसकी जो चाहत है, किसके प्रति चाहत? वायलिन के प्रति जो चाहत है वह उसने उसकी जान ही ले ली।
ऊपर बंगले का मालिक बैरन। तो एक बार की घटना है, वहाँ पर जहाँ रहता था तो वहाँ पर ही बैरन जी का घर था, बंगला था। बंगले का मालिक का नाम था बैरन और उसका पूरा परिवार अरसे से इटली में रह रहा था। तो क्या है, वो पूरा परिवार कहाँ रह रहा था? इटली में रह रहा था। बंगले की देखभाल करने वाला वर्दीधारी सिपाही के पास एक वायलिन था। तो वायलिन किसके पास था? एक सिपाही के पास। उस मकान की देखभाल जो कर रहा था जो सिपाही, उसके पास क्या थी? एक वायलिन थी, जो कभी कभार वो अपना खूबसूरत प्रेमिका या फिर नौकरों को खुश करने के लिए बजाता था। कभी कभार क्या है, उस वायलिन को बजाता था। जेन को अक्सर ऊंचे ऊंचे पौधों के बीच नौकरों के हाल के दरवाजे के पास दुबक कर बैठा रहता। उस पर एक ही धुन सवार रहती कि किसी तरह उस संगीत को सुन सके या फिर कम से कम वायलिन को एक झलक भर पा सके। वह बस एक ही उसका सपना था कि एक बार वायलिन को अपने आंखों से देख ले। वायलिन हमेशा दरवाजे के सामने दीवार पर टंगा रहता था। तो वायलिन जो है कहाँ टंगा रहता था? दीवार पर टंगा रहता था। बालक हसरत भरी निगाहों से उसे निहारता। हमेशा क्या, वह खिड़की से देखता था कि वाह कितना सुंदर वायलिन है, काश मुझे एक बार छूने को मिल जाए। तो वह उसी तरह क्या है, वायलिन को टकटकी लगाए देखता रहता था। ऐसे वक्त उसकी समूची आत्मा आंखों में उतर आती। यह उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। अचानक एक मूक चाहत ने उसे जकड़ लिया। काश किसी तरह वह एक बार उसे अपने हाथों में छूकर या बहुत नजदीक से जाकर देखे। इस ख्याल मात्र से उसके दिल बिल्लियां उछलने लगी। तो उसे बहुत इच्छा हो रही थी कि एक बार उस क्या है, वायलिन को छूकर देखे। एक शाम उसने देखा कि नौकरों के कमरे में कोई नहीं था। एक दिन क्या देखता, वो बैरन का कमरा पूरा खाली था, कोई नहीं था। पूरा परिवार यूं ही इटली में ही रह रहा था। घर खाली था। वर्दीधारी सिपाही भी अपनी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने निकल गया था। झाड़ियों में छिपा जेन को दरवाजे की झिर्री में से बहुत देर तक अपने लक्ष्य पर नजर टिकाए। तो वह क्या करता, बैठे बैठे क्या है, वह देख रहा था, वायलिन को निहार रहा था। चंद्रमा अपने पूरे शबाब के साथ आसमान में दमक रहा था। कमरे के भीतर भी उसकी किरणों में एक घेरा बन गया था जो सामने की दीवार पर पड़ रहा था। फिर धीरे धीरे रोशनी का यह घेरा वायलिन पर सिमट आया और वायलिन रोशनी में नहा उठा। बस चंद्रमा की रोशनी क्या है, वायलिन में गिरने लगा। तो चंद्रमा की रोशनी जब वायलिन में गिरती है, पड़ती है, तो वो वायलिन चमकने लगता है और उसके प्रति उसका आकर्षण जो है वह बढ़ जाता है। बालक ने देखा कि घने अंधेरे के बीच दूधिया रोशनी में वायलिन चमक रहा था। इस कदर उज्जवल की उसकी चकाचौंध में वह बौरा गया। उसका दिमाग और काम करने नहीं लगा। उसका मन क्या इच्छा हुई कि उस वायलिन को एक बार हाथ से छूकर देखे। उसके तार, गर्दन, किनारे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वायलिन का हर जो पुर्जा साफ नजर आने लगा था। खूंटियां जुगनू की मनिंद चमक रही थी और वायलिन का गर्ज भी एकदम जादू की छड़ी से के माफिक था। तो वायलिन इतनी चमक रही थी तो उसकी इच्छा हुई कि एक बार क्या है, उस वायलिन को हाथ से छूकर देखे। वाह कितना खूबसूरत है, एकदम जादुई। उसे लगता है ये वायलिन क्या है, एकदम जादुई है, एकदम जादुई लगता है। जेन को ललचाई नज़र से उसे ताकने लगा। तो जेन को क्या करता है, बहुत ललचाई नज़र से क्या है, उस वायलिन को ताकने लगता है। वह लताओं के बीच दुबक कर बैठा था। उसकी कोहनियाँ कमज़ोर घुटनों पर टिकी हुई थी। अवाक निश्चल उस एक चीज़ पर टकटकी बांधे वह मायूस से भर उठा। अगले ही पल उत्कट आकांक्षा ने उसे घेर लिया। क्या वह कोई जादू है या कुछ और? वायलिन का जुनून उस पर मंडरा रहा था। वो वायलिन को एक बार छूना चाहता था। तो उसके मन में जो है और इच्छा जागृत होने लगी। क्षण भर के लिए वायलिन अंधेरे में डूब गई, पर फिर दुगुनी आभा से वह चमक उठी। एक बार क्या है, चंद्रमा मेघ में छिप जाती है तो वायलिन फिर अंधेरे में छिप जाता है और फिर आसमान से जैसे ही मेघ से चंद्रमा निकलती है, सामने आती है, तो वायलिन फिर से चमकने लगता है। जादू वाकई यह जादू ही था। इसी बीच हवा सरसराने लगी।
पेड़ डोलने लगे, लताएं मंद मंद फुसफुसाने लगी और ये सभी मानो उस बालक को उकसा रहे थे। चलो जेनको, आगे बढ़ो, वहाँ कोई भी नहीं है, जाओ जेनको। तो क्या है, मानो आसमान जो है, आसपास के वातावरण उसको क्या है, उकसा रहे थे कि देखो जिनको घर पर कोई नहीं है, जाओ जाकर वायलिन को एक बार छू कर देखो। रात उजली और निर्मल थी। बगीचे में तालाब के किनारे बुलबुल ने कूकना शुरू कर दिया था। देखो आसपास का वातावरण भी काफ़ी उसे मोहित करने लगा था। बुलबुल जो है वह चहकने लगी थी, कभी हौले हौले तो कभी जोर से। उसके गीत में बोल थी, आगे बढ़ो, हिम्मत करो, जाकर छू लो प्यारे। उसे ऐसा लगता है मानो जो आसपास के वातावरण भी उसे प्रोत्साहित कर रही है कि उठकर जाओ, जाकर आगे बढ़ो और वायलिन को छू लो। एक ईमानदार काला कौवा बालक के सिर पर मंडराने लगे, मतलब ये उसकी अंतरात्मा है। तो काला कौवा क्या कहती है, काँव काँव कर बोला, नहीं जिनको नहीं। तो उसकी अंतरात्मा क्या कहती है कि नहीं, तुम मत जाओ, घर के अंदर मत घुसो, यह अन्याय होगा। कौवा उड़ गया, बुलबुल अभी भी गा रही थी और यहाँ पे उसका जो हृदय है कहते हैं जाओ अंदर जाओ। बुलबुल जो कहती है कि जाओ, जाकर क्या है, वायलिन को छू लो। लताएं दुगुने वेग से फुसफुसाने लगी, जाओ वहाँ कोई नहीं है। तो क्या चारों तरफ का वातावरण जो है उसे मोहित करता है और कहने लगे कि जाओ, जाकर वायलिन को छू लो। वायलिन अब भी चंद्रमा की रोशनी में घेरे में टंगा हुआ था। अब वह घनी लताओं के पीछे से उठ खड़ा हुआ। दहलीज पर उस पर नाजुक बालक की चौकन्नी धौकनी की तरह चल रही सांसों को साफ सुना जा सकता था। क्षण भर बाद ही सफ़ेद झबला ओझल हो चुका था। केवल एक नन्हा पैर सीढ़ियों पर दिख रहा था। दोस्त कौवे ने एक बार फिर व्यर्थ में चक्कर काटकर भगा आगाह किया, नहीं नहीं। तो कौवा जो है, मतलब उसका अंतरात्मा उसे कहता है कि देख, रूपी जो अंतरात्मा है कौवा रूपी कहता है कि देखो अंदर मत जाओ। पर जिनको भीतर घुस चुका था, मगर जिनको से रहा नहीं गया, लालच के कारण क्या है वह अंदर घुस गया। तालाब में मेंढक अचानक टर्राने लगे, मानो किसी ने उन्हें डरा दिया हो। फिर अचानक शांत हो गए। बुलबुल ने गाना बंद कर दिया। बुलबुल जो है वह गाना बंद कर देती है, ठीक है, वह अंदर घुस जाता है। अंदर घुसना यानी उसका फंस जाना। बेलों की फुसफुसाहट भी थम गई। इस बीच जिनको अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच गया था, पर भय ने उसे जकड़ लिया। घर के भीतर लताओं की छाया पड़ रही थी। झुरमुट में वह एक जंगली जीव की भांति दिख रहा था। वह तेज चल रहा था, पर सांस धीमे धीमे चल रहा था। वह घर के अंदर तो घुस गया, काफ़ी तेज चल रहा था, पर सांसें जो है मंद चल रही थी। पूर्व से पश्चिम की ओर गर्मियों की कपकपाती लपकाती बिजली ने पूरा कमरा क्षण भर के लिए रोशनी हो उठा। उसी एक पल में दोनों हाथों और पैरों पर झुका बेचारा जिनको कांपता दिखाई दिया। वायलिन के पास सिर को आगे की ओर फैलाकर वह पालथी मारकर बैठा था। तो वायलिन के पास जाकर बेचारा बालक पालथी मारकर बैठ गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। फिर बिजली कड़कनी बंद हुई। चंद्रमा को बादलों ने ढक लिया। चारों ओर निस्तब्धता पसर गई। उसके बाद चंद्रमा जो है वो बादलों में ढक गया और फिर चारों तरफ निस्तब्धता छा गई। इसके आगे जो है वो लास्ट पार्ट होगा, मैं आपको बाकी पूरा पोर्शन जो है पढ़ा दूंगी। धन्यवाद।